Hello students, welcome to today's newspaper analysis. Um, I wish and hope that you people are fine. So let us start with today's newspaper analysis. We will be starting with the Tribune. On the first page, राज्यसभा इलेक्शंस हुए हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह एटसेट्रा जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो चुने गए अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज से। आप इस न्यूज़ के अंदर पढ़ेंगे तो आपको नेम्स मिल जाएंगे। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, दिग्विजय सिंह फ्रॉम कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी फ्रॉम राजस्थान कांग्रेस, और राजेंद्र गहलोत बीजेपी से। और वाईएसआर कांग्रेस की चारों सीट्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश से जीती उन्होंने। झारखंड से जेएमएम चीफ जो हैं वो शिबू सोरेन, और बीजेपी से दीपक प्रकाश। तो नेम्स जो हैं वो जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। मेन थिंग इज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये आप लोगों को इसमें से पता होना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर ही है एलएसी के ऊपर ये जो गलवान रिवर वैली का इशू चल रहा है उसमें वाइटल ब्रिज ओवर गलवान रिवर रेडी, ये 60 मीटर्स का एक ब्रिज है जिसको 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ श्योक एंड गलवान रिवर्स इन ईस्टर्न लद्दाख। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ब्रिज है और ये ब्रिज भी इस समय जो है वो एक रो का कारण है दोनों कंट्रीज के बीच में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है यूनिफॉर्म टेस्ट रेट्स, जो कि कोविड-19 के टेस्ट्स होते हैं उसके लिए न्यू दिल्ली में यूनिफॉर्म टेस्ट रेट्स की एक बात चल रही है। टेस्ट्स के रेट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो उसको मॉनिटर करने के लिए तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के इश्यूज भी जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर जीएमसी गेट्स नॉट टू यूज प्लाज्मा थेरेपी। आईसीआर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर को परमिशन दी है कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए। कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को आपने समझना हो तो आप जाएंगे SKI ब्रेन ट्रेन यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहाँ पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स का एक वीडियो है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। देन 21 जून 2020 एज द इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट बाय आवर मोदी गवर्नमेंट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग दे वर एबल टू अचीव। योगा जो है ये हमारे यहाँ की एक एंशियंट साइंस है। योग का मतलब होता है प्लस, प्लस किसको करना है, माइंड और बॉडी को। और महर्षि पतंजलि का नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जो पतंजलि योग सूत्र हैं वो एक मेन बुक है जिसमें योगा की साइंस के हर एस्पेक्ट को जो है वो बताया गया है बहुत अच्छी तरह से। तो पतंजलि का नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और 2015 से ये दिन सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था और इसकी इंसेप्शन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2014 में हुई थी। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू पीपल मस्ट नो अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। महर्षि पतंजलि का जो योग है वो अष्टांग योग कहलाता है। योगा के 8 अंग जो हैं वो बताए गए हैं, अष्टांग योग इसको कहा गया। हल्का फुल्का सा रेफरेंस आपको अष्टांग योग का जो है वो पता होना चाहिए। योगा जो है ये एक इंडियन साइंस है, बहुत टाइम इमेमोरियल से ये हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। तो आपको हल्का फुल्का से यहाँ रेफरेंस देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा।
योगा के 8 लिम्स या अष्टांग योग में क्या क्या आता है, यम एब्सटिनेंसेस, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना, नियम ऑब्जर्वेंसेस, जो रूल आपकी लाइफ के अंदर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, आसन, योगा पॉस्चर, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, धारण, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन एंड अल्टीमेटली समाधि, एब्जॉर्प्शन। तो ये 8 अंग माने जाते हैं योग के, अष्टांग योग के। देन पेज नंबर 5 के ऊपर एनसीआर, लो इंटेंसिटी ट्रेमर्स वरिसम। पूरा जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है उसके अंदर रिपीटेडली जो है वो ट्रेमर्स फील किए जा रहे हैं, और यहां पर एक थ्योरी इस समय निकलकर सामने आ रही है कि शायद इस एरिया के अंदर बहुत बड़ा कोई सीज्मोलॉजिकल इवेंट हो सकता है। सिज्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो ये माना जाता है कि अगर हम हिमालय से नीचे उतरकर इस रीजन के अंदर आते हैं तो ये पेनिनसुला का हिस्सा है। मतलब जो हमारा पेनिनसुला होता है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, तो ये पेनिनसुला का हिस्सा है। और इंडियन प्लेट बाउंड्री, हिमालयाज में, हिमालयाज जो है टक्कर से पैदा हुए, यहाँ पर इंडियन प्लेट बाउंड्री है। और ये माना जाता था कि ये जो पेनिनसुलर एरिया है ये सिज्मोलॉजिकली बहुत स्टेबल है, लेकिन बाद में पता चला कि 1967 में कोयना में, 1993 किलारी में, 1997 में जबलपुर में, 2001 में जो बड़े अर्थक्वेक्स आए वहां से ये पता चलता है कि इसको रीअसेस करने की जरूरत है। तो हिमालयाज के अंदर कोई एक्टिविटी जो है वो होती हुई मिल रही है, जहां पर कोई बहुत बड़ा सीज्मिक गैप है, और वहां पर कोई बड़ी एक्टिविटी हो सकती है, या एक मॉडरेट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है वो एनसीआर को हिट कर सकता है। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो रिक्टर स्केल के ऊपर मेजर की जाती है। तो रिक्टर स्केल का मतलब आपको डेफिनेटली हल्का फुल्का सा पता होना चाहिए। पेज नंबर 7 के ऊपर एक एडिटोरियल है, ओपिनियन वाले पेज के ऊपर, टेकिंग स्टॉक ऑफ क्लाइमेट चेंज एमिड पैंडेमिक। तो साइक्लोन आम्फान आया, उसके बाद निसर्ग ने हिट किया, जूनोटिक इन्फेक्शंस फैल रही हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, खासतौर पर सेकंड कॉलम, जिसमें आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्केल के ऊपर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, और हिमालयाज एक क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट है। और इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर ये क्लाइमेट चेंज के प्रभाव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आईपीसीसी के बारे में मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस के अंदर, आप उसके अंदर सुन सकते हैं। थर्ड कॉलम में एक लाइंस हैं, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज रिजन फ्रॉम 280 पार्ट्स पर मिलियन इन 1850 टू 416 पार्ट्स पर मिलियन इन फरवरी। पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन को बताने का एक तरीका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर राइटिंग इन एग्जाम्स। उसके बाद कॉलम नंबर 4 के अंदर, रिपोर्ट हैज फाउंड दैट इंडियाज एवरेज टेम्परेचर हैज रिजन by around 0.7 degrees centigrade during 1901 to 2018. Very important information. The sea surface temperatures in the tropical Indian Ocean has also risen by 1 degree centigrade. Very bad news. 1951 से 2015 के बीच में. This is much higher than the global average sea surface temperature rise of 0.7 degree. In the same period, the June to September monsoon rainfall over India has decreased by about 6% between 1951 and 2015. खास तौर पर इंडो गंजेटिक प्लेन और वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है, यहाँ पर डिक्रीज काफी नोटेबल हुआ है। द ओवरऑल डिक्रीज इन रेनफॉल हैज रिजल्टेड इन मोर ड्रॉट्स, और इनका एक्सटेंट भी बड़ा है, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया में। The increase in temperature is still higher, 1.3 degrees Celsius in the Himalayan region. So very bad news, with several areas reporting declining snowfall and retreat of glaciers. Retreat of glacier का मतलब होता है ग्लेशियर्स का पिघल जाना। कॉलम नंबर 5 के अंदर यहाँ पर शुरुआत में it also says that there is compelling scientific evidence to show that these changes have been influenced by human activity. Very important point to note, the human-induced climate change in India is likely to continue in the current century. By the end of 21st century, the average temperature over India is projected to rise by
4.4 डिग्री सेल्सियस relative to 1976-2005 average under high concentration scenario known as RCP 8.5 representative concentration pathway। 2015 में जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये आरसीपी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ था। आरसीपी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। अब क्लाइमेट फोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइमेट फोर्सिंग इज। क्लाइमेट फोर्सिंग जो है ये एनर्जी इम्बैलेंस है विच इज इम्पोज्ड ऑन द क्लाइमेट सिस्टम आइदर एक्सटर्नली और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब हमने कितना प्रभाव डाला, दैट इज क्लाइमेट फोर्सिंग। तो इस क्लाइमेट फोर्सिंग को बैलेंस आउट करने के लिए हमें कितना लॉन्ग टर्म एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना पड़ेगा, लैंड यूज, लैंड कवर पैटर्न्स को कितना चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इस रेडिएटिव फोर्सिंग को स्टेबलाइज कर सके। तो इन्होंने 4 पाथवेज बताए थे और द हाईएस्ट पाथवे इज 8.5 का पाथवे। अगर इस पाथवे को अचीव करना है तो वी विल हैव टू चेंज ए लॉट मेनी थिंग्स। तो एक जैसे अब 4.5 आरसीपी की वैल्यू जो है उसका मतलब है हमें किस तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करना है, लैंड यूज, लैंड कवर पैटर्न को हमने चेंज करना है ताकि वी कैन स्टेबलाइज रिलेटिव फोर्सिंग एट 4.5 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो इतना चेंज जो अर्थ की एनर्जी सिस्टम के अंदर हो रहा है, अगर इसके ऊपर रोकना है तो कितना हमें अपने सिस्टम्स के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। आप इसको एक सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो 8.5 है दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो। तो उस चेंज को रोकने के लिए वी विल हैव टू मेक बिग चेंजेस इन अवर एनर्जी सिस्टम। तो ट्रिब्यून के लास्ट पेज के ऊपर देयर इज ए न्यूज इन विच डेविड स्टिलवेल सीनियर यूएस ऑफिशियल कह रहे हैं कि जो पीएलए मतलब जो चाइना की आर्मी है उन्होंने 2015 में भी सेम एरिया को और डीपली और लंबे समय के लिए इन्वेड किया था और इसी समय पर डोकलाम इशू भी हुआ था भूटान के अंदर। तो यूएसए के अंदर से एक तरह से एक सपोर्ट इंडिया के कॉज के लिए आती हुई नजर आ रही है। इस डिप्लोमेटिक फ्रंट की स्टोरी को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर विल बी विजिटिंग रशिया फॉर द विक्ट्री डे परेड 24 जून को मॉस्को रेड स्क्वायर जो उनका मेन एरिया है वहां पर। और यहां पर मोर ओवर इसी में बताया गया कि इंडिया एडिशनल MiG-29 एंड सुखोई 30 फाइटर जेट्स की डील भी क्रैक करना चाहता है। तो ये जो परेड है ये 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर 2 और इंडिया जो है रशिया का की अलाई है अभी भी और जब सोवियत यूनियन का समय था तब भी। और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का रेफरेंस है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था और काफी डिस्टिंक्शंस भी इन्होंने हासिल की थी। इंडियन टुक पार्ट विद ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर वन ऑफ द लार्जेस्ट अलाइज्ड फोर्सेस कंटिंजेंट्स। तो वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए ये जो है वो डे सेलिब्रेट किया जाता है रशिया में। देन इकोनॉमिस्ट विठल पासेस अवे एट 93। ये नोटेड इकोनॉमिस्ट रहे हैं, 10th फाइनेंस कमीशन के मेंबर रहे हैं। तो ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। देन लेट अस स्टार्ट विद द हिंदू। हिंदू के पेज नंबर 1 के ऊपर एज यूजुअल जो है वो इस समय स्टोरी चल रही है गलवान वैली की। चाइना लेज क्लेम टू एंटायर गलवान वैली। तो ये इस समय जो ग्लोबल टाइम्स है जो आप कह सकते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट का माउथ पीस है, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी गलवान वैली जो है वो हमारी है। तो ये एक नया इशू जो है इस समय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नो आउटसाइडर ऑन द इंडियन टेरिटरी एंड नो एरिया इज अंडर दियर कंट्रोल। देन पेज नंबर 2 के ऊपर देयर इज ए न्यूज related to
पद्मश्री अवॉर्डी विद्याबेन पासेस अवे, ये बाल भवन मूवमेंट के साथ जुड़ी रही हैं। बाल भवन पहला इन्होंने बनाया था, चाइल्ड राइट मूवमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया है। ये सोशल वर्कर थी और फर्स्ट नॉन ऑफिशियल टू हेड द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल इन 1970 और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1976 से 79 एंड देन फ्रॉम 1985 टू 1994 इन्होंने हेड किया। और इनको पद्मश्री अवार्ड 1992 में जो है वो दिया गया था। पद्मा अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पद्मश्री जो है ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और ये हर साल रिपब्लिक डे पर दिया जाता है। 1954 में पद्मा अवार्ड्स जो है वो एस्टैब्लिश हुए थे। तो द फैक्ट टू नो, पद्मा अवार्ड इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। पेज नंबर 8 के ऊपर पेज 1 का ही एक कॉन्टिन्यूड टाइटल है, चाइना लेज क्लेम टू द एंटायर गलवान वैली। उसके कॉलम नंबर 2 के अंदर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिसमें यह बताया गया कि जो चिंग डायनेस्टी थी या क्विंग डायनेस्टी थी, उनके समय पर 1644 से 1911 तक का जो समय है उसमें यह बताया गया कि जो पूरा का पूरा गलवान वैली का इलाका था ये चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा था, इसीलिए चाइना का हिस्टोरिकल क्लेम बनता है इस पर्टिकुलर इलाके के ऊपर। तो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस वैली इन न्यूज। तो अगेन पेज नंबर 9 के ऊपर सैटेलाइट इमेजेस सजेस्ट इंक्रीज्ड चाइना एक्टिविटी एट द बॉर्डर बिफोर क्लैश। तो ये स्टोरी के अंदर आपको अच्छी इनपुट्स हैं, इनको आप लोग फॉलो करते जाइए। इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट व्हाट हैपेंड राइट बिफोर द क्लैश। सैटेलाइट इमेजरी के अंदर ये पता चलता है कि चाइना की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर काफी बड़े लेवल पर रही। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर एक नया डिप्लोमेटिक फ्रंट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। रशिया बिगिंस एफर्ट्स टू डिफ्यूज इंडिया चाइना टेंशन। आरआईसी, मैंने कल के न्यूज एनालिसिस में बताया था, आरआईसी की मीट को ध्यान में रखते हुए और इंडिया और चाइना इकोनॉमिक फ्रंट पर रशिया के बहुत बड़े पार्टनर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर टेंशन होती है तो इट इज गोइंग टू कॉज डैमेज टू द रशियन इंटरेस्ट्स एज वेल। और रशिया की जो अमेरिका को काउंटर करने की स्ट्रेटजी है उसमें भी चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस वजह से इस एशियन पार्ट के अंदर अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई टेंशन डेवलप होती है, इट इज गोइंग टू हार्म रशियन इंटरेस्ट। ये डिप्लोमेटिक एंगल आप लोगों को बिल्कुल सोचना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने ये काम जो है वो करना शुरू किया है। उसके बाद इसी पेज के ऊपर नाउ चाइना एम्ब्रेसेस बांग्लादेश इन ट्रेड, ये एक नया डिप्लोमेटिक फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें चाइना ने अभी कुछ दिनों में साउथ एशिया के अंदर एक नया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का ट्रेंड शुरू कर दिया है। नेपाल को भी जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के एफर्ट्स कर रखे हैं डेफिनेटली। और इसी तरह बांग्लादेश को अभी रिसेंटली चाइना हैज अनाउंस टैरिफ एग्जाम्पशन फॉर 97% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश and diplomatic sources of Bangladesh have described the Chinese move as a major success in Dhaka-Beijing relationship। तो वो जो string of pearls का concept है, वो जो theory of encirclement है कि इंडिया को सब तरफ से encircle करेंगे, बांग्लादेश भी उसमें इस समय चाइना का एक मोहरा बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आप जाएंगे तो इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज नजर आ रही है वो जुड़ी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ। इंडिया अटेंड्स FATA ग्रुप मीट ऑनलाइन। तो ये 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म प्लीनरी मीटिंग थी। और ये जो ग्रुप है EAG, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर ही काम करता है।
जहां तक ईएजी की बात है, ये 9 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इंडिया, रशिया, चाइना। चाइना यहां पर भी इंडिया के साथ है, इस ग्रुपिंग के अंदर है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। दिस बॉडी इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ एफएटीएफ और 24 जून को एफएटीएफ की जो है वो वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल्ड है। तो जहां तक इन दो बॉडीज की बात है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में ये बॉडी बनी थी। G7 कंट्रीज का इसके अंदर इनिशियल जो है वो आइडिया था और 39 मेंबर्स हैं। पेरिस, फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है और इनका जो मेन काम होता है वो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है क्लीन, तो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो मेथड है दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सिंप्लिसिटी से आपको मैंने बता रहा हूं, कीप इट इन माइंड। और इंडिया जो है ये 2010 में 34th मेंबर के तौर पर एफएटीएफ में जुड़ा था और एफएटीएफ का जो मेन काम है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। और जहां तक ईएजी की बात है, ईएजी जो है ये अक्टूबर 2004 में मॉस्को में बना था और ये एफएटीएफ के साथ एक जुड़ी हुई बॉडी है जो कि आप कह लीजिए कि यूरोप और एशिया की कंट्रीज ने मिलकर बनाई ताकि इन दो इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ऊपर कलेक्टिव डिसीजंस लिए जा सके। तो पेज नंबर 11 के ऊपर एक न्यूज है, स्ट्रीट वेंडर्स टू स्टार्ट गेटिंग लोन्स बाय जुलाई। तो माइक्रो क्रेडिट स्कीम जो है ये लॉन्च की गई स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करने के लिए इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के तहत। और इसमें बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम इसका नाम है, नोट कर लीजिएगा। और इसमें वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जिसका वो इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को रन कर सके। 10,000 रुपीज का, ताकि वो लॉकडाउन के बाद अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सकें। द लोन्स विल हैव टू बी रीपेड इन ईयर इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो 10,000 रुपया देके स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करना चाहती है गवर्नमेंट। उसके बाद इसी पेज के ऊपर एक न्यूज है एनडीआरएफ के साथ जुड़ी हुई कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में अब इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जो हैं वो लोग दे सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको ये जो है वो परमिशन दे दी है एंड इट्स ए गुड मूव। एनडीआरएफ जो है ये सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई गई एक बॉडी है, फंड है और इसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम किया जाता है। तो उसके बाद तो इटली के अंदर से एक बहुत अजीब डेवलपमेंट, एक बड़ी वियर्ड डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। वियर्ड आई शुडंट से, ए सरप्राइजिंग डेवलपमेंट कि इटली के 2 शहर मिलान और ट्यूरिन के सीवेज सैंपल्स लिए गए। जब इनकी स्टडी की गई तो पता चला कि दिसंबर 2019 में सीवेज वाटर के अंदर कोरोना वायरस की प्रेजेंस जो है वो डिटेक्ट हुई है। तो अब हाउ दिस रिसर्च इज गोइंग टू अफेक्ट द चाइना रिलेशनशिप ऑफ कोविड-19 वी विल सी इन फ्यूचर। देन इसी पर एक न्यूज है, अगेन रॉयटर्स के सोर्स से है। चाइना पब्लिशेस वायरस जीनोम डेटा। वायरस जीनोम का मतलब होता है आपका जेनेटिक मटेरियल जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी है। हाँ, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज द सेट ऑफ ऑल जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये जीनोम जो है इसको रिलीज करेगा चाइना, तो दुनिया की जो बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं, जो मेडिसिन बनाने वाली फर्म्स हैं, उनके पास एक इस तरह का
मटेरियल अवेलेबल है जिसके बेस पर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को और डिजाइन किया जा सकता है मेडिसिन को. दिस इज द इंपॉर्टेंस व्हाई जीनोम इज इंपॉर्टेंट. द जीनोम सीक्वेंसिंग वाज पब्लिश्ड लेट on Thursday and had also been shared with WHO and Global Influenza Data Initiative. तो इट्स ए गुड मूव बाय चाइना कि उन्होंने इस जीनोम को शेयर किया. वैक्सीन डेवलपमेंट में शायद ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. उसके बाद इसी पेज के ऊपर एक न्यूज है कि IAEA ने एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट ईरान. ईरान जो है वो अपनी 2 न्यूक्लियर साइट्स की इंस्पेक्शंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. तो उसी लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनकी हिस्ट्री में आपको पिछले न्यूज एनालिसिस के अंदर बता चुका हूं, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि चाइना की ईरान को प्रेस किया जाए कि वो अपनी जो 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको ओपन करे इंस्पेक्शन के लिए. 25 वोट्स फेवर में पड़े थे इस रेजोल्यूशन के. रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन को जो है वो काउंटर नेगेटिवली इसके अगेन मतलब इसके फेवर में वोट नहीं किया, नेगेटिवली जो है इसको वोट किया है. देन पेज नंबर 14 पर ही एक न्यूज है. यूएस मार्क्स एंड ऑफ स्लेवरी ऑन द जूनटीन्थ. ये पहले तो जूनटीन्थ शब्द इट इज जून एंड 19th को मिलकर बना है जूनटीन्थ. 1865 अगर हिस्टोरिकली हम जाएंगे तो ए यूनियन जनरल प्रोक्लेम्ड इन गैल्वेस्टन टेक्सास दैट ऑल स्लेव्स वर फ्री. तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है ये मैं आपको बताता हूं. ये जो जूनटीन्थ है इसको फ्रीडम डे, जुबली डे, लिबरेशन डे, इमेंसिपेशन डे के नाम से भी जाना जाता है. एनस्लेवमेंट का एंड हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में. यूनियन आर्मी के जनरल थे गॉर्डन ग्रैंगर. उन्होंने ये ऑर्डर दिया था गैल्वेस्टन टेक्सास में जून 19th 1865 प्रोक्लेमिंग दैट ऑल स्लेव्स इन टेक्सास वर फ्री. तो इसीलिए इस डेट को जो है ये लोग कमेमोरेट करते हैं एज जूनटीन्थ, द एंड ऑफ स्लेवरी. तो देन पेज नंबर 15 के ऊपर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कहा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गो अहेड दे दिया गया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओरल एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर. तो it's a drug which has got potential uses as far as treatment of COVID-19 is concerned. So you must know the name of the drug. It's very important. Then comes page number 15 के ऊपर LIC IPO के लिए कंसल्टेंसी फर्म्स की बिडिंग मांगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. तो LIC का IPO, LIC जो है इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, और इनका IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर को मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जब नए शेयर्स किसी कंपनी के पहली बार मार्केट में आते हैं उसको हम IPO कहते हैं. तो IPO में इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो बनाया गया. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों में बेच देंगे एक हिस्सा जिससे सरकार के पास इमीडिएटली कैश का अरेंजमेंट हो जाएगा. तो दिस वाज अबाउट IPO. देन पेज नंबर 16 के ऊपर श्रीकांत, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने के श्रीकांत, ये हमारे देश के बहुत उभरते हुए बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उनको खेल रत्न अवार्ड के लिए जो है वो नॉमिनेट किया है. खेल रत्न ये इंडिया का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसके लिए इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया. उसके बाद एक्सकेवेशंस इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर
स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं किलाड़ी नाम की जगह के ऊपर। तो अगेन एक हिस्टोरिकल रेवलेशन हो रही है और गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं इस इलाके के अंदर, मेगालिथिक बरियल साइट्स मिल रही हैं इन एरियाज के अंदर। तो एंशियंट हिस्ट्री को समझने के लिए एक्सकेवेशंस जो हैं वो हमेशा ही एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो दिस वाज ए न्यू रेवलेशन इन तमिलनाडु। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। तो I hope you people will like the analysis. Keep sharing it, keep spreading it so that good knowledge can reach maximum possible students in shortest possible time. Have a good day. Thanks a lot. Stay safe. Stay inside.